गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आंकिक विधियां वाले चैप्टर में सिम्पसन का नियम पढ़ेंगे। कल हम पिछले कक्षा में देखे थे समलंब चतुर्भुजी नियम और उससे संबंधित कुछ सवाल हल किए थे प्रश्नावली और उदाहरण के। आज हम आंकिक विधि के आंकिक समाकलन वाले शीर्षक में हम सिम्पसन का नियम पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुजी नियम और सिम्पसन नियम दोनों ही आंकिक समाकलन की दो विधियां हैं। आंकिक समाकलन की पहली विधि का नाम समलंब चतुर्भुजी नियम है और दूसरे नियम का नाम है सिम्पसन का नियम, और दोनों ही विधियों से हम किसी निश्चित समाकलन के सन्निकट मान को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि समलंब चतुर्भुजी नियम जैसा ही सिम्पसन का नियम है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिम्पसन नियम, सिम्पसन के नियम में भी किसी निश्चित समाकलन के सन्निकट मान को प्राप्त किया जाता है। और मान लेते हैं, मान लो वो निश्चित समाकलन a to b इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx इंटू dx हो, तो इसका सन्निकट मान हम प्राप्त करेंगे अंतराल क्लोज सेट a से b में। तो ये सन्निकट मान प्राप्त करने के लिए हम कल एक चित्र बनाए थे उसी समलंब चतुर्भुजी नियम में। तो इसी समलंब चतुर्भुजी नियम के समान ही हमारा सिम्पसन का नियम है, जिसमें यदि कोई वक्र हो, मान लेते हैं वो वक्र हमारा PQ नाम का है, तो इस वक्र के द्वारा x अक्ष के अनुदिश ये वक्र जो है बिंदु A पर और बिंदु B पर, बिंदु A और बिंदु B से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम समलंब चतुर्भुजी नियम से ज्ञात किए थे। तो समलंब चतुर्भुजी नियम और सिम्पसन नियम में अंतर सिर्फ यही है कि यदि कोई वक्र x अक्ष में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के मध्य परिबद्ध हो, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समलंब चतुर्भुजी नियम में हम इस क्षेत्र को, जो कि b माइनस a इसकी दूरी है x अक्ष के अनुदिश, इसे हम n भागों में डिवाइड किए थे, बांटे थे, और n भागों में विभाजित करने के बाद हम उसके लिए समलंब चतुर्भुजी नियम का सूत्र लगाए थे। तो अब यहाँ पर हम इसी वक्र के द्वारा घेरे गए इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस b माइनस a x अक्ष के अनुदिश इस लंबाई को हम 2n, जो कि सम संख्या होगी, भागों में बांटेंगे। यानी हम इस वक्र को यदि सम भागों में बांटेंगे तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और इस तरीके से ये समान सम भागों में बांटते जाएंगे। तो अंतिम वाला जो भाग होगा वो यदि मान लेते हैं वो 2n है, तो उससे पहला वाला जो भाग है वो हो जाएगा 2n माइनस 1, और उससे पहला वाला भाग हो जाएगा 2n माइनस 2। तो इस तरीके से यदि हम इस क्षेत्र को सम भागों में बांटते हैं, जिसकी प्रत्येक की लंबाई अगर मान लो h हो, हर भाग की लंबाई अगर मान लो h हो, तो इस वक्र के इस विभाजन बिंदु को यदि हम नाम दे P1, P2, P3, P4, तो ये हो जाएगा Pn-2 और ये Pn-1,
और ये बिंदु Q जो कि P2n कहलाएगा। ऐसे ही x अक्ष के अनुदिश इस विभाजन बिंदु P1 का विभाजन बिंदु यहाँ पर मान ले L1, L2, L3, तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट Ln होगा जिसे हम बिंदु B कह रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों नियम में डिफरेंस ये है कि इसमें इस क्षेत्र को सम भागों में बांटना है। सम भागों का मतलब या तो 2 भाग में बांट सकते हैं, या 2 भाग के बाद 4 भाग में, या 6 या 8 या 10, इस तरीके से सम बराबर भागों में इस क्षेत्र को बांटना है। जबकि समलंब चतुर्भुजी नियम में इस वक्र के द्वारा घेरे गए इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम n बराबर भागों में बांटते हैं। n बराबर भागों का मतलब होता है हम उस क्षेत्र को या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 7, 8 इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं के जो अनुक्रम होते हैं उस रूप में हम उस क्षेत्र को बांट सकते हैं। लेकिन सिम्पसन नियम में ये अनिवार्यतः हम इस क्षेत्र को केवल सम भागों में ही विभाजित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब सिम्पसन नियम से इस वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो होगा अभिष्ट क्षेत्रफल, या हम इसी को कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, यानी इस निश्चित समाकलन का मान, सन्निकट मान हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए सूत्र दिया गया है h/3 इंटू y0 प्लस y2n प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डेस 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 प्लस y2n माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डेस 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 ये जाएगा y का पावर y2n माइनस 2 तक। तो इस तरीके से सिम्पसन नियम में किसी वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल या फिर किसी निश्चित समाकलन का मान, सन्निकट मान ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र दिया गया है ये, जहां 2n का मतलब होगा सम संख्याएं। हम यहां पर बता सकते हैं जहां h का मतलब होगा b माइनस a अपान 2n। जैसे समलंब चतुर्भुजी नियम में h यानी अंतर, इन भागों की लंबाई को ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें सूत्र b माइनस a अपान n था वहाँ, और यहाँ पर हम 2n लिखेंगे। 2n का मतलब सिर्फ यहाँ ये है सम संख्याएं, या तो 2 होगा या 4 होगा, 6, 8 इस तरीके से संख्याएं होंगी जिसे हम 2n कहेंगे। तो इस तरीके से अब हम सिम्पसन नियम के माध्यम से समलंब चतुर्भुजी नियम के कुछ सवाल जो हल किए थे उन्हीं कुछ सवालों को अब सिम्पसन नियम से हल करेंगे, क्योंकि आंकिक समाकलन का मान हमें ज्ञात करने के लिए हम दोनों ही विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न वही रहते हैं लेकिन विधियां अलग अलग हैं। समलंब चतुर्भुजी नियम का सूत्र अलग है और सिम्पसन नियम का सूत्र अलग है, बस थोड़ा सा दोनों में अंतर है। समलंब चतुर्भुजी नियम में इस वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम n भागों में बांटते हैं और सिम्पसन नियम में इस वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम सम भागों में बांटते हैं। तो इस तरीके से दोनों का सूत्र अलग है और दोनों ही नियम से जब हम एक ही सवाल को हल करते हैं तो इनके सन्निकट मान जो हमें प्राप्त होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस तरीके से हम अब प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करेंगे सिम्पसन नियम के माध्यम से, इसके सूत्र लगा करके। चलिए, तो हमारा प्रश्न
हमारा जो अब प्रश्न होगा जिसे हम हल करेंगे वो हमारे उदाहरण के सवाल हैं। उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 प्रश्न है कि दिया गया है कि e का पावर 0 बराबर 1, e का पावर 1 बराबर 2.72, e का पावर 2 बराबर 7.39 7.39, e का पावर 3 बराबर 20.09, e का पावर 4 बराबर 54.60। ये सब मान हमें दिया गया है। समाकल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e का पावर x इंटू dx का मान सिम्पसन नियम से ज्ञात कीजिए। सिम्पसन नियम से ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को अब हल करते हैं। तो सिम्पसन नियम से जब हल करेंगे इस सवाल को, तो देखिए सिम्पसन नियम का जो सूत्र लगाएंगे तो हमें y0, y1, y2, y3 इन सभी मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम और साथ में हमें h के मान की ज़रूरत पड़ेगी, और h निकालने के लिए हमें n के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इन सभी मानों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद उस सूत्र में मान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ हमें दिया गया है e का पावर 0 का मान 1, e का पावर 1 उसका मान है 2.72 और e का पावर 2 है तो 7.39। इस तरीके से आगे मान है, यानी हमें e का पावर x हमें जो मान निकालना है सिम्पसन नियम से, इस निश्चित समाकलन 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e का पावर x dx का मान निकालना है। तो x देखिए x का मान हमें 0, जब e का पावर 0 है मतलब x का मान 0 हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसका मान 1, e का पावर 1 होगा, x के जगह जब मान x का मान 1 होगा तो ऐसी स्थिति में ये मान देता है 2.72। तो हम इन्हें देख करके बता सकते हैं कि x का मान हमें क्या क्या दिया गया है। तो x का मान एक बार 0, फिर 1, एक बार 2, 3 और 4, इस तरीके से 4 x के मान दिए हुए हैं। इन्हीं मानों को रखने पर हमें ये e0 बराबर 1 मिलता है, और ये जो 1 मान है यही कहलाएगा y का मान, क्योंकि हमारा जो वक्र का समीकरण होगा y बराबर e का पावर x होगा। तो हमें y बराबर 1 मिलेगा। y0 हम इसको पहला मान x का मान 0 है तो ये y0 कहलाएगा, 1 x का मान 1 है तो ये y1 का मान कहलाएगा 2.72। इस तरीके से हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर उसी को लिखेंगे। देखिए हमको लिखना है, हल करने वक्त लिखना है, दिया है कि हमें सवाल में दिया गया है कि यदि x का मान 0, 1, 2, 3 और 4 तक रखें, तब यदि दिया है कि x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4 1 से 4 के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं कि हमें क्या क्या मान दिए गए हैं। तो ये टेबल बनाने पर हमें प्राप्त होंगे, इसमें लिख सकते हैं हम लोग x के बारे में, और यहाँ लिखेंगे y के बारे में। और y क्या चीज़ है? e का पावर x। तो अब x का मान जब 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो इस तरीके से
इन मानों को x के मान रखते जाने पर हमें y के मान प्राप्त होंगे, वो है 0 है तो उस समय इसका मान y का मान 1 हमें सवाल में दिया गया है। जब x का मान 1 है तो ऐसी स्थिति में y का मान 2.72 है और तीसरा वाला जो मान है वो 7.39 है, चौथा मान 20.09 और पांचवा जो मान है वो 54.6060 है। तो इस तरीके से x के इन मानों को रखने पर हमें y के ये मान प्राप्त होते हैं। ये हमें सवाल में ही दिया गया है, तो जिसे हमने टेबल के माध्यम से बनाया है। चलिए अब यहीं से हम h निकालेंगे। तो हम लोग पिछले समलंब चतुर्भुजी नियम में पढ़े थे, h का मतलब होता है जो हम भाग उस क्षेत्र को बांटते हैं समान भागों में, तो h मतलब होता है समान अंतराल, यानी उस हर अंतराल की लंबाई। तो उसे हम लोग x के जो टेबल है x के मान को देख करके ही हम निकाल सकते हैं कि x का हर मान का अंतर जो है देखिए 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि h का मान भी 1 होगा। यानी हम इसे और दूसरे रूप में निकालना चाहें तो ऐसा निकाल सकते हैं कि ये x का जो प्रथम मान होता है वो स्मॉल a का मान होता है और अंतिम मान होता है स्मॉल b का, और n का मान 1 2 3 4 और 5 है, यानी अंतराल 4 होंगे। तो इस तरीके से हम h निकाल सकते हैं। तो इस टेबल को देख करके हम लिखेंगे यहाँ a बराबर 0, b बराबर 4 और n का मान हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम यदि h निकालें, इसलिए h बराबर सूत्र लिखेंगे b माइनस a अपान n। तो इस सूत्र में देखिए हमने कुछ देर पहले 2n लिखा था, सिम्पसन नियम में n की जगह 2n आता है, तो हम यहाँ 2n लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब सिर्फ यही है वो अंतराल की संख्या को लिखना है। तो यहाँ 4 अंतराल होंगे या 4 भागों में विभाजित होगा पूरा क्षेत्रफल, इसलिए हम 2n की जगह 4 लिखेंगे। तो b का मान है 4, a का मान 0 और यहाँ लिखेंगे 4। तो इस तरीके से 4/4 और ये इसका मान होगा कटने पर 1। तो हमें हर अंतराल की लंबाई h बराबर 1 मिलेगा। चलिए अब हम सिम्पसन नियम का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद हम मान निकालेंगे। तो चलिए अब हम सिम्पसन नियम सिम्पसन नियम से किसका मान निकालने के लिए कहा गया है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e का पावर x dx, इसका मान निकालना है। तो हम इसे लिख लेंगे और इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे h/3 इंटू y0 प्लस y2n, इसे पहले लिखेंगे प्लस 4, यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डैश 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 और y2n-1 तक प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डैश डैश ये y2n-2 पदों तक। तो इस तरीके से ये सिम्पसन नियम का सूत्र होगा। चलिए फिर इस सिम्पसन नियम के सूत्र को हमारे इस सवाल में जो मान दिए हैं उसके हिसाब से इस सूत्र को बदलेंगे। तो ये हो जाएगा h/3 y0 प्लस y2n का मतलब यहाँ पर y2n का मतलब होगा y4, यानी ये y0 का मान है, y1 y2 y3 y4, तो हम यहाँ पर y4 लिखेंगे प्लस 4 इंटू y1 का मान फिर y3, आगे यहीं तक बंद हो जाएगा, इस ब्रैकेट में y5 नहीं आएगा क्योंकि पद जो है अंतिम पद y4 है, इसलिए केवल विषम संख्याओं वाले y को लेने पर 1 और 3 ही आएगा। प्लस 2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में सम संख्याएं वाले y के पद होंगे, तो ये केवल होगा y2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y2 और y4 तो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए ये यहीं तक बंद हो जाएगा।
और इस तरीके से अब हम उस सूत्र को इस तरीके से चेंज करने के बाद हम इनके मान इस टेबल में जो हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें रखेंगे और फिर हम हल करेंगे। अब हम इन मानों को रखकर फिर आगे हल करेंगे। चलिए h का मान रखने पर हम h की जगह रख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर y0 का मान इस टेबल से देख करके हम रखेंगे। ये x0 का मान हमें y का मान हमें प्राप्त होता है 1, तो हम y0 की जगह रखेंगे 1 प्लस y4, यानी x का मान जब 4 है तो ये y4 कहलाएगा, तो उसका मान है 54.60। तो इस तरीके से दोनों मान रखने के बाद अब प्लस 4 इंटू छोटे ब्रैकेट में y1, तो y1 का मान होगा, जब x का मान 1 होगा तो y1 मान देगा y, तो ये हो जाएगा 2.72 प्लस y3, x का मान 3 है तो उस समय y का मान जो होगा वही y3 होगा, तो 20.09। इस तरीके से प्लस 2 इंटू y2 का मान यानी x2 का मान जो होगा वही y मान हमें y2 देगा 7.39। तो इस तरीके से इन मानों को रखने के बाद हम इन्हें हल करेंगे। तो अगले स्टेप में 1/3, फिर 1 और 54.60 को जब जोड़ेंगे तो 1 में दशमलव नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 1.00 और 54 को लिख सकते हैं हम लोग 54.60 है, तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 55.60 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है दशमलव वाली संख्याओं को, तो हम 55.60 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस 4 और इस ब्रैकेट में जो भी संख्याएं उनको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा उसको 4 के साथ में गुणा करना है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। तो इकाई 9 है, 2 के साथ जुड़ेगा तो 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, और 7 और 0 यानी 7 और 1 जो है हो जाएगा 8, दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा 20 और 2 22, तो ये 22.81 होगा। प्लस 2 से हम 7.39 को गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 नियम 18 का 8 हासिल आया 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 7 14। तो इस तरीके से 14 और दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस 2 अंक के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा दशमलव 2 अंक के बाद लिखने पर 14.78 होगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो अब हम अगले स्टेप में ये काम कर सकते हैं। हमारा काम बचा है 4 और 22.81 को गुणा करना, और फिर हम यहाँ पर 1/3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 55.60 प्लस हमें 4 से गुणा करने पर जो अंक या जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें अब हम लिखेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर उसके बाद 4 8 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9124। और दशमलव जब लगाएंगे देखिए 22.81, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम इधर से दशमलव लगाते हैं 2 अंक के बाद दशमलव, तो 91.24 ये गुणनफल प्राप्त होगा। प्लस अगली जो संख्या है वो 14.78 है। अब हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को आपस में हम जोड़ेंगे और जो भी जोड़ने से योगफल प्राप्त होगा उसे हम 1/3 के साथ में गुणा करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम दशमलव के बाद के अंकों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद उससे पहले जो पूर्णांक हैं उनको जोड़ेंगे। चलिए 8 और 4 12, और 12 और 0 यानी 12 का 2 हासिल आया 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6
16 का 6 हासिल आया 1, फिर दशमलव लगा देंगे। अब उस हासिल 1 को फिर यहाँ लेकर पूर्णांक में जोड़ेंगे तो ये 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 6 5 11 का 1 हासिल आया 1। उस 1 को यहाँ जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 9 11 और 11 और 5 17, 11 और 5 16 सॉरी 161.62 हमें प्राप्त होंगे। अब हम 1/3 गुणा 161.62 है, इसका मतलब ये है कि 3 से हम इसे भाग देंगे। तो जब 3 से हम भाग देंगे इसे तो 3 5 6 15, हाँ से 1 बचा तो ये 11 हो गया और 3 तिया 9, तो बचा 2 को हम यहाँ ले जाएंगे तो 26 होगा, 3 8 24, 2 बचा और 2 बचने के बाद 22 हो गया और 3 7 21। यानी अब हम दशमलव को यदि दशमलव के बाद 2 स्थान तक ही भागफल प्राप्त करें तो ये हमें 53.87 जो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e⁻x dx का सन्निकट मान होगा, जिसे हमें प्राप्त करने के लिए कहा गया था। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम एक और सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल हमारा अगला सवाल है उदाहरण नंबर 6 छठवां। तो प्रश्न है एक वक्र निम्न बिंदुओं से होकर गुजरता है। निम्न बिंदुओं से होकर के गुजरता है। तो वो टेबल दिया हुआ है उन बिंदुओं का। x और y इन बिंदुओं के निर्देशांक हैं। ये है 1, 1.5, फिर 2, 2.5, फिर 3, 3.5 और अंतिम है 4 x के मान। और y का मान दिया है 2, 2.4, 2.7, 2.8, 3, 2.6 और 2.1। तो सवाल क्या कहता है? तो सिम्पसन नियम द्वारा x अक्ष तथा रेखाओं x = 1, x = 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम सिम्पसन नियम के माध्यम से फिर से हम इस वक्र के इन बिंदुओं जिनका मान हमें दिया गया है x और y, इन बिंदुओं के निर्देशांक के मान, इन निर्देशांकों के मान के आधार पर हम सिम्पसन नियम का सूत्र लगाएंगे और हल करेंगे, मान निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत में हम जो बिंदुओं के x निर्देशांक हैं उनके शुरुआत वाले बिंदु 1 है और अंतिम बिंदु 4 है, यानी ये a का मान है। हम यहीं से टेबल से लिखेंगे a बराबर 1 और b का मान है 4। यहाँ पर n का मतलब होगा
भागों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 x के 7 मान या x जो उन बिंदुओं के निर्देशांक 7 हैं, तो भागों की संख्या एक कम यानी 6 हो जाती है। तो इस तरीके से n का मान यहाँ पर 6 लिखेंगे। जैसे ही हम इन तीनों मानों को प्राप्त करते हैं हम h निकालेंगे। तो h बराबर फार्मूला होता है b माइनस ए अपान 2n। तो यहाँ b का मान है 4 माइनस 1 अपान 6 और ये हो जाएगा 3 अपान 6 और हल करने पर 1/2। तो इस तरीके से h का मान हमें 1/2 प्राप्त होता है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 ऐसे काटने पर। तो वो अंतराल हम प्राप्त कर चुके हैं। चलिए टेबल को देख करके ही पता चल रहा है कि ये y0 का मान है। शुरू y के जो पहला मान है वो y0 होगा, ऐसे ही ये y1 y2 y3 y4 y5 y6 का मान होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे तथा, सवाल में ही हमें दिया गया है तथा y0 का मान 2, y1 का मान 2.4, y2 का मान 2.7, फिर लिखेंगे हम y3 का मान 2.8, y4 का मान 3 और y5 का मान 2.6 और y6 का मान हमें प्राप्त होता है 2.1। ये टेबल को देख करके ही निकालना है। तो इन मानों को लिखने के बाद अब हमें सिम्पसन नियम का सूत्र लगाना है और वो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब हम फिर से लिखेंगे सिम्पसन नियम से, इसलिए सिम्पसन नियम से, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, तो सूत्र लिखेंगे सिम्पसन नियम का h/3 क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। सूत्र होगा h/3 इंटू y0 प्लस y2n प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस डैश डैश, इस ब्रैकेट में ये y2n माइनस 1 पद तक जाता है, आगे प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 और ये आगे पद y2n माइनस 2 तक जाता है। तो इस तरीके से अब इस सूत्र को हमारे इन मानों के आधार पर बदलने पर हमें प्राप्त होगा h/3 इंटू y0 प्लस y2n का मतलब यहाँ 6 से है, तो यहाँ पर लिखेंगे y6 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5। देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट में विषम पद वाले y के मान रखना है, तो इस तरीके से y1 y3 y5 होगा और अगला y6 जो है सम वाले में यहाँ पर लिख चुके हैं, तो हमारा यहाँ तक y5 तक ही पद को लिखना है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर सम संख्याओं वाले y के पद लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 प्लस y4। 5 यहाँ आ चुका है विषम वाला और 6 यहाँ, इस तरीके से y6 तक के ही सारे y के पद को लिखना है। चलिए इन मानों को अब हम रखेंगे, तो h का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/2 और पूरे बटा का फिर है 3, 1/2/3। y0 का मान हमें 2 प्लस y6 का मान हमें प्राप्त हुआ है 2.1 प्लस 4 इंटू y1 का मान है 2.4 प्लस y3 का मान है 2.8 प्लस y5 का मान है 2.6 प्लस 2 इंटू y2 का मान 2.7 प्लस y4 का मान है 3। इस तरीके से इन मानों को रखने के बाद अब हम इसकी गणना करेंगे, हल करेंगे इन्हें। तो अब हम कर सकते हैं, देखिए 1/2/3 है तो 2 3 के नीचे आकर के गुणा हो जाएगा और 1/2 6 हो जाएगा। यहाँ पर इनको जोड़ने पर 4.1 प्राप्त होगा।
2 और 2.1 को जोड़ेंगे तो 4.1 प्लस 4 इंटू, देखिए यहाँ से जो भी हम जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर वो भी 4 के साथ में आकर के गुणा होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 6 8 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 हासिल आया 1, दशमलव लगा देंगे, 1 को लिखेंगे यहाँ, जोड़ेंगे यहाँ, 2 और 1 3, 3 2 5 और 5 2 7, यानी 7.8। तो 4 गुणा 7.8 प्लस 2 गुणा उस ब्रैकेट में जो भी जुड़ेगा वो 2 के साथ में गुणा होगा। तो 3 और 2.7 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 2 5, यानी 5.7 हमें प्राप्त होगा। अगले स्टेप में हम 1/6, चलिए अगले स्टेप में हम 1/6 फिर 4.1 को ज्यों को त्यों लिखेंगे, लेकिन अभी हमको गुणा करना बचा है, इनके काम गुणा करेंगे। 4 से गुणा जब करेंगे तो 4 8 32 का 2 हासिल आया 3, 4 7 28, 28 और 3 31। तो ये दशमलव जब लगाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो इधर से जब लगाएंगे तो 2 के बाद ही दशमलव लगाएंगे तो 31.2 होगा। प्लस 2 और 5.7 को गुणा करेंगे। चलिए 2 7 14 का 4 हासिल आया 1, 2 5 6 10 और 1 11। तो दशमलव लगाने पर 4 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 11.4। इस तरीके से इन सभी संख्याओं को, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को अब जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो भी प्राप्त होगा उसको 1/6 के साथ में गुणा करेंगे। तो अब हमारे पास अगले स्टेप में 1/6 गुणा इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी संख्याएं इनको जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को पहले जोड़ें। 4 4 और 2 6 और 1 7। तो दशमलव के बाद 7 हो जाएगा। फिर 1 1 और 1 2 और 2 और 4 6। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 3 4 और यहाँ तो है नहीं, तो इस तरीके से 46.7 होगा 46.7। और जब हम अब 1/6 है यानी 6 से 46.7 को हम भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। यहीं पर 6 से 46 को भाग देंगे तो 6 7 42 होता है, यानी अब वहाँ पर बच गया 46 में से 42 यानी 4 बचा। 4 को यहाँ मिला लेंगे, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर और वो 47 हो जाएगा। फिर से 6 से 6 7 42 और 5 बचा, तो इस तरीके से 5 बचने के बाद वो 50 हो जाएगा और 6 8 48। तो इस तरीके से 7.78 ये मान होगा इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा अभीष्ट क्षेत्रफल का। अभीष्ट क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है उस वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, और हम 7.78 को वर्ग इकाई लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को यदि मात्रक दिया होता तो वर्ग, अगर मीटर में दिया रहता तो वर्ग मीटर लिखते, सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर में लिखते, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया है, इसलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे। इस तरीके से अभीष्ट क्षेत्रफल हमें 7.78 प्राप्त होता है। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे अतः वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 7.78 वर्ग इकाई होगा। तो ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए अब सिम्पसन नियम के 2 सवाल हम पढ़ चुके हैं। अगला सवाल इसी सिम्पसन नियम से ही संबंधित है, लेकिन सवाल का स्वरूप थोड़ा सा बदलेगा। तो हमारा अगला सवाल उदाहरण नंबर 7 का है। उदाहरण नंबर 7, एक वक्र निम्न बिंदुओं
से गुजरता है और वो बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिया गया है 0 0 1 2 2 5 3 9 4 3 5 2 6 0। वक्र द्वारा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल सिम्पसन नियम से ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को एक बार और समझ लेते हैं। एक वक्र निम्न बिंदुओं से गुजरता है और उन बिंदुओं के निर्देशांक हमको दिया गया है 0 0, यानी ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक हर बिंदुओं के। तो इस तरीके से इन बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है और वो वक्र द्वारा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको सिम्पसन नियम से ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को हम अगले पीरियड में हल करेंगे। धन्यवाद।